आज हम ढोला मारूरा दूहा के पद के बारे में आप लोगों के सामने इसकी व्याख्या करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला मारू ऐसा प्रेम काव्य है जिसमें न केवल राजस्थान की मिट्टी की सुगंध हमें इसमें दिखाई देती है, वरन इस लोक काव्य में यहाँ की संस्कृति की भी हमें महक दिखाई देती है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह काव्य मनुष्य की कोमल भावनाओं को, उसकी संवेदनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि न केवल सुनने वाला, वरन उसे इतने लंबे समय से जो श्रुत परंपरा से ये जन जन में यह लोक काव्य किस तरह से संवेदनात्मक रह के भावनात्मक जुड़ाव के साथ बैठा हुआ है हमारे धड़कनों में, वह इसकी प्रसिद्धि और इसकी जीवंतता को हमें दिखाता है। इस प्रेम कथा में संयोग और वियोग, जो श्रृंगार के दो पक्ष हैं, वो दोनों ही पक्ष अपनी पूरी मधुरता के साथ और अपनी पूरी मर्यादा के साथ में चित्रित हुए हैं। राजस्थान का ये लोक काव्य जातीय काव्य भी माना जाता है, और इस लोक काव्य की जो एक कथा हमें दिखाई देती है, वह कथा आप इस तरह से है कि हर लोक के जन के हृदय में किस तरह से बैठा है, किस तरह से सामान्य जनजीवन में इसकी पैठ है। एक दोहा है कि सोरठियो दूहो भलो, भली मरवणेरी बात, जीवन जोवन छाई घण भली, तारा छाई रात। ये किस तरह से कहावत एक पद्य के माध्यम से बार बार लोक कथाओं में इसका वर्णन होता है। जब भी प्रेम कथा, ढोला की प्रेम कथा, मारू की प्रेम कथा का वर्णन होता है तो ये आम जन में दोहा बड़ा प्रचलित है। तो हम इसकी प्रेम कथा के बारे में अगर बात करें तो यह कहानी नरवर के राजा नल के पुत्र सालह कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूँकि ये बाल विवाह था, अतः गोना नहीं हुआ था। जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई, परंतु राजकुमारी को गोने का इंतज़ार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी। राजा पिंगल ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेशवाहक को वापस भिजवा देती और वो संदेश राजकुमार तक नहीं पहुंचने देती। राजकुमार अपने बचपन की शादी को भूल चुके थे, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वह अपनी मारू को लेने के लिए चला जाएगा और उसे छोड़ जाएगा। पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को याद किया करती थी, मारू से ढोला को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख पिता ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। प्रेम की यह गाथा किस तरह से दोहों में सांस्कृतिक रंग लेते हुए एक स्त्री के प्रेम की संवेदना को किस तरह से पिरोए हुए इन पदों में हमें दिखाई देती है। अब जब उसके पास वो संदेशवाहक पहुंचा और राजकुमार को उसने पद गा के सुनाए,
तो वो पद सुनते ही जो ढोला था उसे अपनी पहली पत्नी की याद आ गई, और जैसे ही उसे अपनी पहली पत्नी की याद आई तो वह उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गया। यद्यपि उसकी पहली पत्नी ने बार बार, उसकी दूसरी पत्नी ने बार बार उसे जाने से रोका, और फिर भी ढोला जो है मारू को लेने के लिए निकल पड़ता है। अब जब वो मारू को लेने के लिए निकलता है तब कई सारी मार्ग में उसको परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों से डकैतों का एक गिरोह से टकराता है। उसके गिरोह के सरदार भी उसे बरगलाने का प्रयत्न करता है कि मारू का विवाह हो चुका है, क्योंकि वो डकैत भी मारू से एक तरफा प्रेम करता था। इधर ढोला मारू से मिलने के अपने निश्चय पर अडिग था। अंततः वह मारू से मिलने पहुंच गया, लेकिन कष्ट का अंत फिर भी नहीं होता है। जब विवाह के बाद, मारू से विवाह के बाद उसे वो अपने देश लेकर लौटता है तो रास्ते में रेगिस्तान में मारू को सांप डस लेता है और वो गहन मूर्छा में आ जाती है। लेकिन फिर जो पहली बार, ये राजपूत इतिहास में पहली बार ढोला जो है वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करने लगता है कि वो उसके साथ सती होना चाहता है। और इसी बीच शिव पार्वती वहाँ से गुजरते हैं, और या कहें कि एक ये भी कहा जाता है कि एक योगिन वहाँ से गुजरते हैं, और वो इस प्रेम भाव को देखकर उन्हें एक वरदान देते हैं और मारू को फिर जीवित कर देते हैं। और इस तरह से कष्टों का अंत होता है और दोनों फिर अपने महल को लौटने लगते हैं, और अंततः महल लौटकर इस कहानी के दुखों का अंत होता है। एक सुखांत प्रेम कहानी के रूप में यह जो कथा है वो हमारे बीच में दिखाई देती है। यह जो कथा है लोक काव्य है। इस लोक काव्य को दोहा छंद में लिखा गया है। कुछ संस्करणों में कुशल लाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी हमें इसमें मिलती है, पर इसका प्रमुख छंद जो है वो दोहा ही है। इस कथा की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतज्ञ नहीं है। इसका कारण यह है कि समय समय पर इस काव्य में दोहा जुड़ते और घटते रहे हैं, किंतु हम ये देखें कि यह लोक काव्य एक भावना प्रधान काव्य है, जिसका उद्देश्य जो प्रेम भाव से युक्त, कोमल भावनाओं से युक्त जो प्रेमी जन हैं उनके समक्ष अपने भाव व्यक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ढोला मारूरा दोहा ऐसा संवेदनात्मक या मार्मिक काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का पूरी मार्मिकता के साथ वर्णन किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है और इस भाषा में कोमलता का और माधुर्यता पूरी तरह से एक गौर काव्य के रूप में हमें दिखाई देती है। इस तरह से ढोला मारूरा दोहा एक ऐसा लोक काव्य है जो राजस्थान के साहित्य में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जो आदिकाल में जो प्रेम काव्य हुए हैं उन काव्यों में, लोक काव्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो इसकी जो पद हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसका पहला पद अगर हम देखते हैं तो उसमें किस तरह से नरवर देश के बारे में जो मारू है वो अपना प्रेम प्रदर्शित करती है और अपना संदेशा जो संदेशवाहक को दे रही है, उसमें उसकी भीतर की जो विरह है, जो पीड़ा है,
वो व्यक्त हुआ है। पहले पद में जब हम देखते हैं इसमें आता है कि नरवर देश सुहामणऊ जई जावऊ पहियाय, मारू तना संदेशड़ा ढोलईनु कहियाय। नरवर देश सुहामणऊ, नरवर देश बहुत सुहावना है, ऐसा सुहावना जिसमें जो भी पहुँचे वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जई जावऊ पहियाय, यदि हे पथिक, पहियाय का तात्पर्य हुआ पथिक। जई यदि, हे पथिक अगर तुम वहाँ जा रहे हो, अगर तुम नरवर देश जा रहे हो तो मारू तना संदेशड़ा, मारू तुम्हें एक संदेशा देना चाहती है। उस संदेश को तुम ढोला नहु कहियाय, ढोला को जाकर कहना कि तुम उस नरवर देश जो एक सुहावना देश है, तुम वहाँ पर जा रहे हो, तुम जाते जाते इस मारू का, इस विरहनी का संदेश ढोला तक पहुँचा देना। तो देखिए कितनी खूबसूरती से वो मनुहार कर रही है उस पथिक से कि तुम सुहाने देश जा रहे हो और वहाँ मेरे प्रियतम रहते हैं, तो तुम वहाँ उन्हें मेरा संदेश देना। दूसरा पद है संदेशा ही लख लहई, जऊ कही जानई कोई, जू घड़ी आँखई नयन भड़ी, जऊ जई आँखई सोई। कि संदेशा ही लख लई, कि हे पथिक तुम नरवर देश जा रहे हो तो मेरा संदेशा लेते जाओ। जो कहीं जाने कोई, जो भी पथिक वहाँ जाने वाला है वो मेरा संदेशा ज़रूर लेके जाना। जू घड़ी आँखई नयन भणी, और संदेशा किस तरह लेके जाना है कि जो घड़ी, जैसे तुम्हारी ये मारवणी है, घड़ी मारवणी, आखड़ कहती है नयन भरी, नयनों से नयन भर कर, दुख से, विरह से, दर्द से इन नयनों में आंसुओं को भर कर जैसे तुम्हें संदेशा कह रही है, ज्यों जई आँखें सोई, उसको उसी आँखों के साथ कहना। जई आँखें मतलब जिस दर्द के साथ, जिस विरह के साथ, जिस पीड़ा के साथ वो अपना संदेशा तुम्हें कह रही है, उसी संदेश को, उसी पीड़ा के साथ तुम मेरे प्रियतम के समक्ष, मेरे ढोला के समक्ष वो संदेशा कहना। ढाडी एक संदेशड़ो प्रियतम कहिया जाए, ढाडी मतलब पथिक, कि हे पथिक एक संदेशड़ो, तू मेरा एक संदेशा प्रीतम कहे जाए, मेरे प्रियतम के पास जाकर कहना। क्या संदेशा कहना कि सा घण बड़ी कोयला भई, तुम्हारी यह घड़ी है, तुम्हारी ये धणी जो है, तुम्हारी पत्नी जो है, वो बड़ी जलकर कोयला भई, कोयला हो गई है, बिल्कुल काली हो गई है जलकर, विरह की अग्नि में जलकर पूरी कोयला हो गई है। भस्म ढंडोली सी आए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ राख बची हुई है, तो तुम आकर उसे ही ढूंढ लो। अगर तुमने देर की तो तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी, तो तुम उस विरहणी की पीड़ा को समझो और आकर उसको, उसकी राख को ही तुम हासिल कर लो। यानी कुछ भी आस नहीं बची है, बिल्कुल निराशा में घिरी हुई है, तो अब बिल्कुल मृत्यु के कगार पे पहुंच गई है, तुम उसे आकर ढूंढ लो। आगे वो कहते हैं पद में कि ढाडी जय प्रीतम मिलई, कि हे पथिक अगर तुम्हें नरवर देश जाते हुए मेरे प्रियतम मिल जाए,
मेरे पति मिल जाएं। यूं कही दाख वे हाय, तुम उन्हें यूं जाकर कहना। उसी पीड़ा के साथ मेरी बात को, मेरे विरह को कहना कि पंजर नहीं छई प्राणियों, यह शरीर बिल्कुल पंजर हो गया है, जलकर पिंजर बन गया है, कंकाल बन गया है और अब इसमें प्राण भी नहीं रहे हैं, क्योंकि विरह में व्याकुल रहते रहते प्राण हैं वो उड़ गए हैं, प्राण नहीं रहे हैं। और था दिस झल रही, और जलकर कैसे हो गए हैं, जलने के बाद उनकी जो लपटें हैं वो था दिस तुम्हारी दिशा की ओर, जिस दिशा में तुम रहते हो उस दिशा की ओर इस विरह की अग्नि में जली हुई जो लपटें हैं, झड़ हैं, जो लपटें हैं वो तुम्हारी दिशा की ओर आ रही हैं। तो देखिए यहाँ विरह की व्याकुलता को कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितनी भावुकता के साथ यहाँ कवि ने व्यक्त किया है कि जिस तरह से हमें संयोग में हर प्रकृति की हर चीज़ सुखकारी दिखाई देती है, विरह में हर चीज़ वही हमें दुखदायी हो जाती है। तो उस दुख में व्यक्ति खाना पीना सब छोड़ देता है, उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती है, हर समय उसके अंदर एक पीड़ा, एक जलन दिखाई देती है, एक अग्नि सी जलती रहती है। उसका वर्णन, विरह का वर्णन, उस प्रेमिका के विरह का, उसकी दशा का वर्णन यहाँ उन्होंने पूरी मार्मिकता के साथ किया है। अगले पद में वो कहते हैं कि पंथी एक संदेशड़ो भल मानस नई भक। और वो आगे कह रही है कि ढोला है वो एक भला मानस है, अच्छा सज्जन है, मुझे भूल गए हैं लेकिन फिर भी वो भले हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे गलत नहीं ठहराते हैं, हमें हर उसके समस्या के पीछे कारण दिखाई देता है। और वो कहते हैं कि ढाडी जब पंथी एक संदेशड़ा, तुम उस मेरे प्रियतम तक जाकर कहना। भक मतलब कहना, क्या कहना कि आत्म तुझ पासई अच्छई। आत्म मेरी आत्मा, मेरा शरीर यहीं है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो तुझ पास ही, तेरे पास ही अच्छई मतलब है। मेरी आत्मा तेरे पास ही है, शरीर चाहे मेरा यहाँ है लेकिन मेरे सारे प्राण, मेरी सारी आत्मा तुम्हारे पास ही है। औलग रूठा रख, तू चाहे मुझे अपने से अलग समझ। अब इसमें भाव देखिए कि तू मुझे भूल गया है लेकिन मैं तुझे नहीं भूली हूँ। हर क्षण तू मुझ में बसा हुआ है और मैं तुझे याद करती रहती हूँ। तो मेरी आत्मा तेरे पास है, तू मुझे कितना ही अलग समझ, लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। ढाडी जय राजंद मिलई, आगे कहती है कि हे पथिक, अगर तुझे राजंद, राजाओं के इंद्र, राजाओं के राजा, यानी उनकी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि किस तरह से वो वीर पुरुष है, किस तरह से वो राजाओं के शिरोमणि हैं। उनमें जो मारू है उसमें अपने प्रियतम के प्रति एक गर्व का भाव है। तो वो यहाँ अभिव्यक्त हुआ है कि वो राजंद है, अगर तुम्हें मिले यूं ताक विहाय जाए, तुम इस तरह से उन्हें जाकर कहना। एक तरफ से सम्मान का भाव भी है प्रेम में, तो यहाँ व्यक्त हो रहा है कि जोबन हस्ती मध्य चढ़ई। अब इसमें उसके प्रेम की जो यौवन की पराकाष्ठा है कि इंतज़ार करते करते उसका किस तरह से वो व्याकुल हो रही है। तो कह रही हैं कि यौवन रूपी हाथी जो है वो मदमस्त हो गया है, उसमें पूरा प्रेम भाव है वो पूरे चरम पर आ गया है। और अब ऐसी स्थिति में अंकुश लई घर आए, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम घर आ जाओ
और उसे अंकुश में ले लो, उसे नियंत्रण में ले लो। अब यहाँ जो भाव व्यक्त हुआ है वो प्रेम की पराकाष्ठा का भाव है कि प्रेम अब उस रूप में आ गया है कि तुम्हें आकर उसे संभालना ही है। ढाडी जय साहिब मिलही यूं दाख आए जाए। अब हर संदेश में देखिए वो मारू अपने प्रेम का, अपने भावों का वर्णन करते हुए ढोला के प्रति जो उसकी प्रेम भाव है उसमें सारे भाव आ रहे हैं कि एक भला मानस भी हैं, वो राजेंद्र भी हैं, वो साहिब भी हैं। साहिब में भाव, शब्द में जो भाव है उसमें आप श्रेष्ठता का भाव है, ऐसा श्रेष्ठ जो उसमें हर चारित्रिक रूप में सुदृढ़ है, आध्यात्मिक रूप में सुदृढ़ है, नैतिक रूप में जो है उसके कैसा है वो, तो वो एक साहिब है। यूं दाख भी आए जाए, तुम उसे इस तरह से जाकर कहना, क्या कहना कि आँखिया सीप विकासिया स्वाति जय बरस हुआ है। मेरी आँखें हैं वो सीप की भांति विकसित हो गई हैं। स्वाति जय बरस हुआ है, तुम स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पर पड़ती है तो मोती बनता है, और अन्य कोई भी वर्षा का, नक्षत्र का पानी गिरे उस पर कोई फर्क नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि तुम स्वाति नक्षत्र की तरह आकर बरसो, मेरी आँखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं। तो वो सीप बन गई हैं। सीप बन गई हैं का भाव अर्थ क्या हुआ कि वो इतनी तुम्हारे प्रेम में इतनी निश्चल हो गई हैं, इतनी सीप की तरह हो गई हैं कि अब तुम्हारे दर्शन की जो बूंद गिरेगी तो एक मोती की तरह वो चमक उसकी मोती की तरह निकल के आएगी। तो यहाँ भावना जो कितनी मार्मिकता के साथ व्यक्त हुई है, रूपक अलंकार के रूप में कह रहे हैं कि एक सीप के रूप में, वो मोती के रूप में बनने के लिए तैयार है। तो ये सारे जितने पद आपने आज पढ़े हैं उन सभी पदों में मार्मिकता का, विरह का जो वर्णन हुआ है वो अपने आप में अद्भुत मार्मिक वर्णन हुआ है।